नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे प्रवक्ता की नई भर्ती के बारे में। प्रवक्ता की नई भर्ती दोस्तों आने वाली है 474 पदों पे। हालांकि पदों की संख्या दोस्तों बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल हम यही टारगेट मानते हैं कि भाई 474 पदों पर भर्ती आएगी। तो क्या इस परीक्षा का पैटर्न रहेगा, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, जब भी दोस्तों किसी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको एक रणनीति बनाना अति आवश्यक हो जाता है। ये नहीं कि आपने बुक खोली और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कई बार आप ऐसी चीज़ें पढ़ रहे होते जो आपके सिलेबस में भी मेंशन नहीं होती है, तो आप अपना समय वेस्ट कर रहे होते। तो जितने भी लोग प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। देखिए, यहाँ पर आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। ये कोई समूह गौ का एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पर आपने दोस्तों एक अलग तरह की प्रिपरेशन करनी है। बहुत आसानी से आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीनिंग की सीढ़ी को करना होगा पार। ये कैसे होगी सीढ़ी पार, इसका बारे में हम आपको बताएंगे। सिलेबस के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और आयु योग्यता के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हम उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, क्या हमने वो क्वालिफ़िकेशन प्राप्त कर ली है कि हम इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। तो अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आप इसकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में ज़रूर जानें। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। आज इस पर बेस्ड नहीं है वीडियो। आज है दोस्तों कि स्क्रीनिंग का सिलेबस क्या होने वाला है, तो आपकी एज क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो दोस्तों आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रवक्ता से संबंधित कई सारे बच्चे प्रश्न पूछते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते और क्या होता है कि बाद में वो फाइनल स्टेज पर आके यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर आके बाहर हो जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में बाहर हो जाए तो शायद उतनी दुख नहीं होता है कि जब आप अंतिम पड़ाव पे पहुंचकर बाहर होते हैं। तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उनको बिल्कुल क्लियर कर लें कि ताकि आपको ये सुनिश्चित हो जाए कि भैया हाँ, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो पार कर ही लूँगा। वहाँ पर आपको ज़्यादा सलाह लेने की आवश्यकता ना पड़े, अदरवाइज फिर टेंशन में रहोगे। जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रवक्ता के स्क्रीनिंग के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताऊं कि इसका परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है। दोस्तों, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। परीक्षा का पैटर्न जो दोस्तों है, यहाँ पर आपके दोस्तों 2 चरणों में परीक्षा होगी। पहला जो चरण है दोस्तों वो है स्क्रीनिंग का। ध्यान रहे कि यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग का चरण है जिसको कि आपने पार ही करना है। और दूसरा दोस्तों है मुख्य परीक्षा का चरण। ठीक है, यानी कि आपके 2 यहाँ पर चरण रहेंगे। पहला जो स्क्रीनिंग का जो चरण है दोस्तों, ये केवल क्वालिफाइंग चरण है, यानी कि आपने दोस्तों स्क्रीनिंग को बस पार करना है। ठीक है ना। इसके जो नंबर्स हैं, जब आप ये एग्ज़ाम देंगे तो इसके जो नंबर हैं वो मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे। ओके, जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है इसके सिलेबस में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुख्य परीक्षा का सिलेबस फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। मुख्य परीक्षा के आधार पर ही दोस्तों आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है, स्क्रीनिंग के मार्क्स कभी भी मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ते हैं। दैट्स वाई इसका नाम स्क्रीनिंग रखा गया है। स्क्रीनिंग का मतलब ही क्या होता है दोस्तों कि छटनी, मतलब क्या करना है, हमने छटनी करनी है लोगों की। तो जब स्क्रीनिंग एग्जाम से जब आप मुख्य परीक्षा में जाते हैं तो मुख्य परीक्षा में आपका जो विषय होता है उस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप लेक्चरर मैथमेटिक्स बनने जा रहे हो या फिजिक्स बनने जा रहे हो या फिर ज्योग्राफी बनने जा रहे हो, तो उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इन अंकों के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो स्क्रीनिंग में क्या है कि क्या स्क्रीनिंग में कोई ऐसा कट ऑफ मार्क्स है? नहीं। स्क्रीनिंग में भी दोस्तों क्या होता है कि आपका मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई टेट का सर्टिफिकेट है कि भाई इतने मार्क्स लाने आवश्यक है, यानी कि अगर जनरल में अगर आप 150 में से 90 ला गए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। नहीं, ये एक्चुअली डिपेंड करेगा कि आपकी मेरिट कितनी गई है। तो इसमें भी आपका क्या होता है, मेरिट सिस्टम अप्लाई होता है। यानी कि आप स्क्रीनिंग में भी आप जब क्वालिफाई करोगे तो उसमें भी आपका क्या होगा, मेरिट सिस्टम क्वालिफाई होगा, लेकिन स्क्रीनिंग के मार्क्स आपके मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे। तो आज हम दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे स्क्रीनिंग एग्जाम के सिलेबस के बारे में कि भाई ये जो स्क्रीनिंग एग्जाम है उसका सिलेबस या पैटर्न क्या है। किसी भी एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले आपको एक रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है। हम बुक को खोल के सीधे सीधे प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रिपरेशन है थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ है। आप जैसे अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते होंगे, ग्रुप सी के एग्जाम लाइक अभी कई सारे लोग पटवारी की तैयारी कर रहे होंगे, कई बंदी रक्षक की तैयारी कर रहे होंगे, कई लोग एसआई की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे एग्जाम दोस्तों इस समय पे लाइनअप पे हैं।
तो लेकिन इसकी जो तैयारी है थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इनकी तरह इसमें प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे स्क्रीनिंग एग्जाम की, यानी कि हम अपने फर्स्ट चरण की बात करेंगे। ये जो परीक्षा होती है दोस्तों बिल्कुल आपकी क्या होती है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, यानी कि इसमें सारे के सारे आपसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इसमें कोई भी सब्जेक्टिव नहीं होता। ध्यान रहे कि ये जो परीक्षा होती है इसमें ऋणात्मक अंकन होता है, यानी कि आप गलत आंसर देने पर आपका 1/4 अंक कट जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, इसका जो विषय है, विषय का नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड सामान्य अध्ययन। इसमें प्रश्नों की संख्या दोस्तों 150 होती है और अधिकतम अंक भी आपके 150 होते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। इसके लिए कुल समय आपको 2 घंटे का मिलता है और इस परीक्षा में आपको नेगेटिव मार्किंग अपनाई जाती है। देखिए कई बार दोस्तों क्या होता है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप तैयारी करते हैं, चाहे आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर आपके 2 चरण होते हैं, वहां पर आपको दोस्तों पहले चरण और दूसरे चरण दोनों को साथ लेके चलना होता है। ऐसा नहीं कि आप पहले चरण की तैयारी में लगे हैं, फिर उसके बाद आपने सोच रहे हैं कि चलो आप जब पहला चरण क्लियर हो जाएगा तो देन मैं उसके बाद क्या करूंगा, दूसरे चरण की तैयारी करूंगा। चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दो, कोई भी आप एक एग्जाम दो, जहां पर आपके 2 से ज्यादा चरण होंगे, 2 या 2 से ज्यादा चरण होंगे, तो वहां पर आप हमेशा दोनों चरणों को साथ लेके चलो, तभी जाके आपका एग्जाम निकलता है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जिसमें मुख्य परीक्षा होगी वो आपके सब्जेक्ट पर आधारित होगी, और जो सब्जेक्ट होता है उस पर आपको कमांड बनाने के लिए दोस्तों एक निर्धारित समय की आवश्यकता होती है। अगर आप बहुत अच्छे हैं पहले से देन ठीक है, लेकिन अगर आप उतने अच्छे नहीं अपने सब्जेक्ट में, तो अपने सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि स्क्रीनिंग एग्जाम निकलने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का समय आयोग के द्वारा दिया जाता है, और 2 महीने में किसी सब्जेक्ट को 0 से लेके उस टॉप लेवल पर ले जाना मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप एग्जाम की तैयारी करें तो दोनों को साथ में और दोनों को ध्यान में रख के ही करें। ये मान के चले कि आप प्रवक्ता का स्क्रीनिंग निकाल देंगे और अपने मुख्य परीक्षा यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन करते हुए भी चले। इस बार देखिए क्या हुआ कि कई लोग केवल स्क्रीनिंग की तैयारी करते रह गए, और जब मेंस एग्जाम में वो निकले, मतलब कहने का मतलब है स्क्रीनिंग पार करके जो मेंस एग्जाम में गए, तो मेंस एग्जाम में वो बाहर हो गए, क्योंकि उनकी अपनी सब्जेक्ट में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी। वो लोग क्या कर सकते थे कि शुरुआत से ही अपने सब्जेक्ट में भी प्रिपरेशन कर सकते थे, लेकिन वो केवल स्क्रीनिंग एग्जाम निकालने तक ही सीमित रहे। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप मुख्य परीक्षा से बाहर हो जाते हैं तो आपको ज्यादा बुरा लगता है। और कई लोग क्या होता है कि केवल अपने सब्जेक्ट की ही तैयारी करते हैं और स्क्रीनिंग की एग्जाम तैयारी नहीं करते हैं, तो वे लोग स्टार्टिंग में ही स्क्रीनिंग में बाहर हो गए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या बनाना है, संतुलन बनाना है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो देखिए जो ये 150 अंक का दोस्तों हमारा ये पेपर है, ये दोस्तों 5 खंडों में विभाजित है, ठीक है ना। तो पहले आपने देखना है कि जो इसमें खंड 1 है वो क्या है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण जिसका खंड है, देखिए नाम ही क्या है, शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन, यानी कि शिक्षण अभिरुचि का दोस्तों इसमें पार्ट है, जिसको कि दोस्तों 40 मार्क्स जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। तो 40 मार्क्स का दोस्तों आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। यहाँ पर भी दोस्तों आपने ध्यानपूर्वक देखना है कि इसमें भी अगर आप देखें तो अगर आप इसके सेक्शन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोस्तों इसमें पार्ट हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है दोस्तों आपका वो है पहला वाला। अगर आप पहले वाले को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये फैक्चुअल है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, फैक्ट्स हैं बस उनको याद करना है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नंबर यहाँ पर से कवर कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद जो सेकंड वाला भी है दोस्तों, ये भी आपका एक काफ़ी हद तक एक फैक्चुअल है। इसमें भी आपसे काफ़ी चीज़ें फैक्चुअल पूछी जाती हैं, लेकिन फिर जैसे आपका मूल्य है या फिर कक्षा अनुशासन है, ठीक है, विद्यालय अनुपस्थिति और छोड़ने के समाधान है दोस्तों, ये फिर क्या होता है, ये ज़्यादातर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ना रह के सब्जेक्टिव बन जाता है कि अलग अलग लोगों की इसमें अलग अलग राय हो सकती है। ये जो पहला और दूसरा हम कहेंगे कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 100% लोगों के आंसर क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं। इसी तरह से 8वां जो वो है, ठीक है, और इसी तरह से 9वां भी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं कि इनको आप थोड़ा सा, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल स्किप कर दो, लेकिन आप इन पर थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा समय ना देके थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान के, और थोड़ा बहुत इसको मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। मतलब आप चाहे तो ज़्यादा ध्यान अपना पहले दूसरे, ऐसे ही जो छठा टॉपिक है, 7वां टॉपिक है, या आपका 8वां या 10वां टॉपिक है, इस पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप पूरा पढ़ें, लेकिन ज़्यादा ध्यान आपको किस पर देना है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना।
अब दोस्तों बात करते हैं खंड 2 की। तो खंड 2 में आपका क्या है कि 35 मार्क्स इसको दिए गए हैं सामान्य अध्ययन को। अब सामान्य अध्ययन में दोस्तों आप जैसे जानते हैं भैया, ये सामान्य अध्ययन में दोस्तों यहाँ पर ये 35 मार्क्स है, और आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें सभी चीज़ें दोस्तों आपको दिखाई देगी। अब इसमें दोस्तों करंट अफेयर्स भी आपको दिखाई देंगे, और इसके अलावा खेलकूद मनोरंजन भी हैं, भारत का इतिहास भी दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा भौगोलिक विश्व, भारत और विश्व का भौगोलिक ज्ञान भी है, ठीक है ना। और इस तरह से प्राकृतिक संसाधन यानी कि एनवायरनमेंट भी है, भारतीय संविधान भी दोस्तों आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ पर दिखाई देगी। इसके अलावा जनरल साइंस भी है, ठीक है, पर्यावरणीय विकास भी है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा भी है आपके पास। मतलब ऑलमोस्ट दोस्तों आपको सभी दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा। अब देखा जाए तो ये सिलेबस काफ़ी वास्ट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आपको क्या करना है, स्मार्ट वे में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि दोस्तों आप बिल्कुल ग्रुप सी के लेवल की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो। ध्यान रखना है कि ये स्क्रीनिंग एग्जाम है, यहाँ पर आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आप ही के लेवल के हैं, ठीक है, आपसे बढ़कर नहीं है। आपने ये नहीं मानना है कि हमारा जो कंपटीशन है वो बहुत हाई लेवल पे है। आपने ये देखना है कि आपके जो कंपटीटर हैं वो भी, उनका भी लेवल इसमें वैसा ही होगा जैसा आपका होगा, ठीक है ना। तो करना क्या है इसमें, जैसे आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना है, तो इसके लिए तो दोस्तों आप जब एग्ज़ाम होने वाला है तो उससे 1-2 महीने पहले आप प्रिपेयर करें तो बहुत इनफ हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से खेलकूद और मनोरंजन भी। अब बात आती है भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास दोस्तों बहुत बड़ा है। इसमें आप दोस्तों प्राचीन और मध्यकालीन को स्किप करके केवल आधुनिक दोस्तों पढ़ सकते हैं, और राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ सकते हैं, बहुत है। और इसके लिए भी दोस्तों आपने बहुत ज़्यादा हाई फाई बुक्स लेने की आवश्यकता नहीं है। लूसेंट करके बुक आती है, उसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, उनको आप पढ़ डाल लीजिए, उनमें से एक क्वेश्चन इसमें से आपको दिख जाएगा, बहुत इनफ है। इसी तरह से मैं भारत और विश्व के भौगोलिक ज्ञान की बात करूंगा, तो इसके लिए भी एक बुक जैसे कि लूसेंट वाली, वो भी इनफ रहती है। विश्व से ज़्यादा भारत का अगर आप भौगोलिक ज्ञान याद रखेंगे, और विश्व में भी जो आप स्टार्टिंग के कुछ जो उसमें टर्मोलॉजी है स्टार्टिंग की, वो आप याद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज देखिए इसमें तो जितना पढ़ेंगे उतना कम है, और केवल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 या 3 मार्क्स का आएगा, तो 2 या 3 मार्क्स के लिए हम इतनी मेहनत क्यों करें, ठीक है ना। इसी तरह से प्राकृतिक संसाधन है, प्रकार, संरक्षण, संवर्धन, इसको भी दोस्तों आप स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरी ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो जो इसमें टॉपिक दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं उनको ही आप पढ़ें, इसके अलावा ना पढ़ें। जैसे कि भाई नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, ठीक है, उपभोक्ता सशक्तिकरण क्या है, ये भी हमने दोस्तों लास्ट टाइम पढ़ाया भी था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, बस उतना ही पढ़े जितना इसमें दिया गया है, उससे ज़्यादा आप ना पढ़े। भाई जो भी आपको दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आपको दिया हुआ है, तो उतना ही पढ़े, ज़्यादा उसमें आगे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित जैसे संगठन है, ठीक है ना, तो यूएन है, मतलब और क्या कहते हैं, जितने भी आपके यूनेस्को, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़ लें, ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। सामान्य विज्ञान दोस्तों, जैसे कि आप साइंस से अगर आप रिलेटेड हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत आसान है। इसमें दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से आते हैं, तो आप बायोलॉजी पे थोड़ा मेहनत कर सकते हैं। तो और फिजिक्स में भी आपके थोड़ा क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री को आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, और बहुत ज़्यादा भी डिटेल में आपको केमिस्ट्री को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसकी ऑलरेडी केमिस्ट्री है तो वो कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि केमिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी वास्ट है। फिजिक्स और बायोलॉजी आप पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पर्यावरणीय विकास है, इनको भी दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं। जो इसमें लिखा हुआ है बस उतना ही पढ़ें, उससे ज़्यादा ना पढ़ें। राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स भी दोस्तों आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। तो इस केस में भी आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, केवल जितना इसमें लिखा गया है उतना ही देखें, उससे ज़्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना है कि ये सब मिला के केवल 35 मार्क्स का बनेगा, तो आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा जो बेसिक्स है उसको ही पढ़ना है। यहाँ ध्यान रखना है कि ये स्क्रीनिंग एग्जाम है, कोई समूह गो का एग्जाम नहीं है। इसके बाद आपकी जॉब नहीं लगेगी। स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद आपको मेंस एग्जाम में बैठने की परमिशन मिलेगी, एलिजिबल होगे बस, ठीक है। तो उसी हिसाब से दोस्तों इसकी क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। अब अगेन दोस्तों यहाँ पर आता है अगला जो पार्ट है, खंड नंबर 3, वो है उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान। अब उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान में भी दोस्तों वही इसका सामान्य भूगोल है, इसका इतिहास है, ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। उसमें भी फिर मैंने बोला कि आधुनिक काल इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा देखिए
देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा एवं संस्कृति, प्रमुख आंदोलन, जितना दोस्तों इसमें लिखा गया है बस उतना ही आपने पढ़ना है। जो जो आपको टॉपिक यहाँ पर दिख रहा है इससे ज़्यादा आप एक्स्ट्रा ना पढ़ें। आर्थिक विकास में इसको भी चाहे तो छोड़ सकते हैं, बस ज़्यादा आप इसकी चीज़ें ना पढ़ें, अगर चाहे तो छोड़ दें। और इसके अलावा देखिए जैसे कि यहाँ पर कुछ जो विकास पर परियोजनाएं चलती हैं इनको आप दोस्तों पढ़ सकते हैं। करंट पर ज़्यादा महत्व फोकस रखें और खेलकूद और मनोरंजन। ध्यान रखना है कि जो आपका जीके जीएस और उत्तराखंड का जीके जीएस का पोर्शन है उसमें आप करंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें तो आपकी कई चीज़ें अपने आप में बन जाएगी। इकोनॉमिक्स भी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स की अगर आपको तैयारी करनी है तो भी आप दोस्तों क्या करें, दोनों के केसेस में करंट जीके को ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स की जीके होती है वो करंट पर ज़्यादा बेस होती है, ठीक है, यानी कि डायनेमिक जीके के वो अंतर्गत आती है। ज़्यादातर जो ये भूगोल है, इतिहास है, ये स्टैटिक जीके के अंतर्गत आती है। तो उसमें आपको क्या करना है, डायनेमिक जीके पर ज़्यादा ध्यान देना है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो वहाँ से आपकी इकोनॉमिक्स भी कवर होगी प्लस आपका करंट भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तराखंड की हम बात करें तो इसमें भी आपको ज़्यादा बुक्स की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी एक बुक आती है सबकी फेवरेट परीक्षा वाणी, इसको आप पूरा का पूरा पढ़ लें। ध्यान रखना है कि बेसिक क्वेश्चंस की हमेशा ज़्यादा भरमार होती है। हम हमेशा क्या करते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन जो कि टफ आते हैं, जो कि एक निर्धारित प्रणाली के अनुसार होते हैं। जब भी आप क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन करते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं कि जो कि सुपर टफ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर ज़्यादा क्वेश्चंस क्या होते हैं, एवरेज लेवल के बनाए जाते हैं, फिर सबसे लो लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन करने का आधार होता है। हम क्या करते हैं, हमेशा जो सुपर टफ के जो 5-6 क्वेश्चन होते हैं उसको लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, एवरेज क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों खंड नंबर 4 है। खंड नंबर 4 में तो दोस्तों आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सामान्य बुद्धिक परीक्षण है दोस्तों, इसमें ज़्यादातर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत मैथ्स के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। मैथ्स में भी दोस्तों आपके क्या होते हैं, काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ निकालना, मॉस ऑफ निकालना, ठीक है, लाभ हानि वाले, मिश्रित ब्याज, कंपाउंड ब्याज, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसका भी पूर्णांक दोस्तों यहाँ पर 25 है। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये फायदेमंद चीज़ है, लेकिन जो थोड़ा आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा घाटे वाली चीज़ है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना है कि आपका मुकाबला आर्ट वालों का साइंस वालों से नहीं है, आर्ट वालों का अपने ही आर्ट वालों से मुकाबला है। तो कहने का मतलब है यू ऑल आर इन द सेम पोजीशन, ठीक है। अब स्क्रीनिंग का जब यही सबसे बड़ी खासियत है कि जब यहाँ पर आप मुकाबला करते हो तो आपका अपने ही सब्जेक्ट वाले से मुकाबला होता है, तो इसलिए क्या होता है कि ये एग्जाम निकालना कंपैरेटिवली इजी होता है। मैथ्स वाले हैं तो ठीक है भैया, जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए तो सबके लिए एक ही रहेगा लेवल, क्योंकि सब मैथ्स में ये सब चीज़ों को जानते हैं, तो वहाँ पर अपने आप ही क्या होगा कि मेरिट थोड़ा सा ऊपर चले जाती है, जैसे कि पिछले बार गई थी। अब दोस्तों अगला है सामान्य हिंदी। अब कहीं ना कहीं देखिए आर्ट वालों को यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है, लेकिन अगेन फिर जिनकी हिंदी नहीं है, जिनकी हिंदी कमज़ोर है, लैंग्वेज कमज़ोर है, फिर अगेन उनका मुकाबला अपने ही कमज़ोर लैंग्वेज वाले लोगों से है। तो यहाँ पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आसानी से तैयारी करनी है बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 20 है, और यहाँ पर भी आप देखिए तो पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, वाक्यांश के लिए शब्द है, उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। वर्तनी शुद्ध, वाक्य शुद्ध, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद। कोई भी दोस्तों जैसे चली चलाई बुक है हिंदी की, बहुत सारी आती है, यूपी पर बेस्ड आती है। एक लूसेंट की भी दोस्तों बुक आती है, लूसेंट हिंदी, अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपकी आसानी से निकल जाएगी। एक बात मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि कई लोग रीजनिंग के लिए बुक्स पूछते हैं, तो मैं आपको दोस्तों बताऊँगा, एक RS अग्रवाल की बुक आती है, काफ़ी बढ़िया बुक है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी ये रीजनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसकी RS अग्रवाल की 2 आती है, एक वर्बल रीजनिंग आती है, एक नॉन वर्बल आती है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो हम नॉन वर्बल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आपको क्वेश्चन नॉन वर्बल वाले देखने को मिलेंगे, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, ये आसानी से प्रिपेयर हो जाएगी। अगर कोई दोनों एफर्ट ले सकता है, दोनों कर सकता है, तो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक्स बहुत अच्छी हैं। आप उससे एक 1 बाय 1 करके प्रिपेयर करेंगे तो आपकी आसानी से ये सामान्य बुद्धि परीक्षण वाला टेस्ट निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि भैया आपके 150 मार्क्स हैं, 150 मार्क्स का दोस्तों आपका ये पेपर है, और यहाँ पर अगर आप 150 मार्क्स में से मेरे हिसाब से अगर आप 60% भी आप ले आते हैं, 60% का मतलब है कि 90 मार्क्स, अगर 90 मार्क्स भी अगर आप ले आते हैं तो आपका दोस्तों 90% चांस रहते हैं कि आप स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, जैसा कि आपका पीछे भी रिकॉर्ड है। क्योंकि यूकेपीएससी दोस्तों इस तरह से पेपर को डिज़ाइन करता है कि
हमेशा 90 मार्क्स से ऊपर लाने वालों का सिलेक्शन हो ही जाता है। पेपर का लेवल कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। शुरुआत में वो ईजी लगता है, लेकिन बाद में जब आदमी पेपर देके बाहर आता है या फिर कुछ दिनों बाद उसका विश्लेषण किया जाता है तो वहाँ पर अलग ही रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप 60 क्वेश्चन, यानी कि आप 90 में से आपने 90 प्लस 60 कितना होता है, 150 होता है, यानी कि आपके पास 60 क्वेश्चन का दोस्तों आपके पास क्या आता है, कहीं ना कहीं बैकअप आता है कि यानी कि 60 क्वेश्चन में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी आप छोड़ दो तो कई सारे टॉपिक आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से स्किप कर सकते हैं और स्मार्ट स्टडी से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका है पैटर्न स्क्रीनिंग परीक्षा का, और इस तरह से आप स्टडी अगर करते हैं तो आप बहुत अच्छे से स्क्रीनिंग एग्जाम को निकाल लेंगे। अब दोस्तों हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि भैया इसकी एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और इसका जो मेंस एग्जाम का सिलेबस है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।